हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु थापा। जिनको मेरे बारे में नहीं मालूम है उनको मैं बता दूं कि पिछले 10 सालों से लगभग मैं इस क्षेत्र में छात्रों को, एस्पिरेंट्स को पढ़ा रहा हूं सिविल सर्विसेज की परीक्षा के लिए। और लगभग कई छात्रों का सिलेक्शन हुआ, कई छात्रों की सक्सेस स्टोरी मैंने अपनी आंखों के सामने देखी। आप लोगों को इस एप्लीकेशन में मैं पढ़ाने वाला हूं ज्योग्राफी, और उसमें इंडियन ज्योग्राफी पे फोकस करने वाला हूं। तो दोस्तों, इसे इंडियन ज्योग्राफी में स्टार्ट करने से पहले लेट्स डिस्कस दी सिलेबस। पहले सिलेबस को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से सिलेबस को समझ लेते हैं कि क्यों और कैसे आपको अपना पढ़ाई करनी है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले सिलेबस डिस्कस करने से पहले मैं आपसे एक चीज़ करना चाहूँगा डिस्कस, और वो है कि आप लोग को किन किताबों से पढ़ना है। ठीक है, हालांकि मेरे नोट्स सफिशिएंट रहते हैं, लेकिन आपको किन बुक्स से पढ़ना है मैं बुक्स के बारे में आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, जब मैं बुक्स के बारे में बात करता हूं तो बेसिकली आपको जो फोकस करना है मेरे नोट्स के साथ, वो 11th क्लास की NCERT आपको पढ़नी है। ठीक है, जो कि 2 भागों में आती है। एक आती है भौतिक भूगोल पे, एक आती है फिजिकल ज्योग्राफी पे, और दूसरी आती है इंडियन ज्योग्राफी पे। ठीक है, तो इंडियन ज्योग्राफी के लिए आप यहां से ले सकते हैं। ठीक है, 11th क्लास की न्यू NCERT है, ये याद रखिएगा, ये नई NCERT है आपकी, न्यू NCERT 11th क्लास की इंडियन ज्योग्राफी के लिए। भारत के भूगोल के लिए आपको 11th क्लास की NCERT मिल जाएगी। अच्छा, अगर आपको पढ़ना है भौतिक भूगोल के लिए, तो भौतिक भूगोल के लिए आप क्या करेंगे? भौतिक भूगोल के लिए आप ओल्ड NCERT पढ़िए। भौतिक भूगोल के लिए आप ओल्ड NCERT पढ़िए। ठीक है, भौतिक भूगोल के लिए अगर आप देखेंगे तो आपको ओल्ड NCERT पढ़नी। ओल्ड NCERT भी मिल जाती है आपको, प्रिंट आउट्स मिल जाते हैं, मार्केट पे PDF है, निकाल के आप प्रिंट आउट्स ले सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई बुक्स। बुक्स आपको लिमिट लगती हैं। ठीक है, बुक्स आपको इससे ज़्यादा नहीं रखनी है, बुक्स आपकी ये लिमिटेड रहेंगी, इससे ज़्यादा आपको बुक्स नहीं रखनी है। तो अब हम आ जाते हैं वापस और करते हैं अपने भारत के भूगोल के सिलेबस का डिस्कशन। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी का डिस्कशन। देखिए, सबसे पहले हम लोग ऑब्वियसली सबसे पहला चैप्टर जो पढ़ेंगे वो है भारत एक सामान्य परिचय, इंडिया अ जनरल इंट्रोडक्शन। यहाँ पर आप देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम लोग पढ़ेंगे वो ये समझेंगे कि भारत का आकार क्या है और भौगोलिक अवस्थिति क्या है। ठीक है, यहाँ पर हम समझेंगे कि इसकी भौगोलिक अवस्थिति क्या है, मतलब कि ज्योग्राफिकल लोकेशन, और इसका साइज क्या है। आप जानते हैं कि भारत, अगर हम बात करें साइज के मामले में विश्व में, तो क्षेत्रफल के हिसाब से 7वें नंबर पे आता है इन टर्म्स ऑफ साइज। इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन आप सब जानते हैं कि ये दूसरे नंबर पे आता है जनसंख्या के मामले में। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका किस प्रकार का साइज है, इसका किस प्रकार का आकार है। यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि कौन से क्षेत्र जो हैं वो विवादित हैं, मतलब पाकिस्तान से कौन सा क्षेत्र विवादित है जब हम बात करते हैं, कौन सा क्षेत्र चीन के साथ विवादित है, कौन सा क्षेत्र बांग्लादेश के साथ विवादित है। तो हम लोग विवादित क्षेत्रों को भी देखेंगे, उसके बारे में भी बात करेंगे, और भारत की पोजीशन कहाँ है वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे, उसको भी समझेंगे। इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है वो। दूसरी चीज़ हम ये भी देखेंगे कि पड़ोसी देश हमारे किस प्रकार के हैं, पड़ोसी देशों के साथ हमारी क्या सीमा साझा होती है, कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं। पड़ोसी देश के साथ केवल और केवल यही नहीं देखेंगे कि सीमा साझा होती, ये भी देखेंगे कि क्या परेशानियां पैदा हुई हैं, क्या चुनौतियां भारत ने अपने भूत में, मतलब कि कौन कौन से चैलेंजेस उसने अपने पास्ट में फेस करे हैं, कौन कौन से उसने चुनौतियां फेस करी हैं, ये भी देखेंगे। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि भारत के सीमावर्ती अगर जो पड़ोसी देश हैं उसमें कौन कौन से देश हैं जिनसे स्थलीय सीमा हमारी साझा होती है। ठीक है, मतलब कि लैंड बाउंड्रीज हम किसके साथ शेयर करते हैं, और ये भी हम देखेंगे कि किनके साथ वाटर बाउंड्री शेयर होती है। हम इसके साथ ये भी देखेंगे कि भारत की अगर तटीय रेखा के बारे में बात करें, अगर कोस्ट लाइन के बारे में बात करें, तो भारत की कोस्ट लाइन किस प्रकार से है, किस प्रकार से है, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और किस टाइप के प्रश्न लगातार आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उसको भी थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर समझेंगे। यहाँ पर हम लोग ये भी समझेंगे कि जो भारत के यूनियन टेरिटरीज हैं, जिसको आप बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश, उसकी स्थिति को भी समझेंगे। क्या भारत के केंद्र शासित प्रदेश, जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत के साथ सारे केंद्र प्रशासित जो देश हैं, जो आपके यूनियन टेरिटरी जो आपको अभी नज़र आ रहे हैं, क्या वो हमेशा से भारत के साथ ऐसे ही थे, या उसमें कुछ
चीज़ें जो हैं वो समय के साथ बदलती चली आएँ। ठीक है, ऐसे ही हम लोग राज्यों के बारे में भी देखेंगे। क्या सभी राज्य जो आप आज देख रहे हैं उनकी स्थिति ऐसे ही थी 1947 में, या राज्य धीरे धीरे करके बने हैं? क्या ऐसे भी कुछ राज्य थे जो कि केंद्र शासित प्रदेश पहले बने और फिर राज्य बने? उनके पीछे का कारण क्या था? इन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। हम लोग यहाँ पर भारत के, इंडिया के जियोपॉलिटिक्स को समझने वाले हैं। हम लोग भारत के यहाँ पर इंडियन ओशन का इंपॉर्टेंस क्या है, हिंद महासागर का महत्व क्या है, ये भी समझने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही पहला टॉपिक रहेगा आपका ये, जो कि आपको कल मिलने वाला है। पहला टॉपिक है, ये हम लोग अच्छे से करेंगे। यहाँ पर हम लोग जब बात करते हैं भौगोलिक अवस्थिति की, जब हम लोग बात करते हैं ज्योग्राफिकल लोकेशन की, तो हम लोग ये भी देखेंगे कि भारत में अगर हम लोग बात करें, इंडिया में अगर हम लोग बात करें, तो इंडिया के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा विश्व हमारा कैसे बटा हुआ है। विश्व को हम लोग ने देशांतर और अक्षांश में बांट रखा है। वर्ल्ड को हमने डिवाइड कर रखा है लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स में, राइट। वी नीड टू अंडरस्टैंड वेयर इंडिया इज एक्चुअली पोजिशनड। हमको ये समझना जरूरी है कि भारत कहाँ पर स्थित है। हम लोग देखेंगे कि भारत हमारा जो स्थित है उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है। यहां पर हम देखेंगे कि इस प्रकार से 0 डिग्री आपका विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा के बारे में समझेंगे बात। हम लोग यहां पर यह भी समझेंगे कि यहां पर प्रधान याम्योत्तर है, प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, और इसके इस तरफ आता है आपका लॉन्गिट्यूड में ईस्ट, ठीक है। इसके लॉन्गिट्यूड के इस तरफ आता है वेस्ट, इक्वेटर के इस तरफ आता है नॉर्थ, इक्वेटर के इस तरफ नीचे आता है साउथ। भारत जो है आपका, भारत वो ईस्ट आपका प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में है, ठीक है। प्राइम मेरिडियन के भारत कहां पर है? ईस्ट में है और नॉर्थ लैटिट्यूड में है। तो हम देखेंगे कि कौन कौन से लैटिट्यूडनल, इसका एक्सटेंड क्या है, मतलब कि इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है। हम इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड भी देखेंगे। हम देखेंगे कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में फ़र्क क्या होता है और भारत पे इसका क्या इफेक्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे इंट्रोडक्शन में होने वाली है। एक बड़ा टॉपिक है, नॉर्मली इसको जल्दी खत्म कर दिया था, लेकिन हम लोग अच्छे से 2 घंटे में सारी चीज़ों को समझते हुए करेंगे। हो सकता है 2.5 घंटे भी लग जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से हम लोग इसको करेंगे, ठीक है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, इसके बाद आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, ठीक है। ये PDF शेयर हो जाएगी, ये PDF आपको मिल जाएगी। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज भूगर्भिक संरचना। इंग्लिश में इसको बोलते हैं जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आप इसको नहीं समझ पाएंगे तो आप ये नहीं समझ पाएंगे कि क्यों आपको जो लोहा है वो कर्नाटक के क्षेत्र में मैग्नेटाइट मिलता है, छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में भी आपको लोहा मिलता है हेमेटाइट। क्यों आपको कोयला जो है गोंडवाना क्षेत्र, जिसको हम बोलते हैं छोटा नागपुर पठार, उसके आसपास के क्षेत्र में और वहां पर मिलता है। क्यों ऐसा है कि हमारा जो पठारी भाग है वो दक्षिण में है। क्यों ऐसा है कि हमारा जो मैदानी भाग है वो जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम लोग इसमें समझेंगे। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर बेसिकली हम लोग समझेंगे कि जब भारत का निर्माण हुआ, देखिए भारत की जो भूमि है उसके नीचे भी भूमियाँ होंगी। पहले कोई भूमि बनी होगी, हो सकता है उसके बाद उसमें लावा का उद्गार हुआ हो, उसके बाद उसमें अपरदन हुआ हो। अपरदन मतलब होता है इरोजन, लावा का मतलब उद्गार मतलब होता है लावा इरप्शन। लावा निकला हो, उसके ऊपर लावा की लेयर्स जम गई हो, परतें जम गई हो लावा की। फिर उसके बाद उनका अपरदन हुआ हो, मतलब वो उखड़ उखड़ के नदियों से, बरसात से, बर्फ भी था पठारी भाग में, बर्फ से उखड़ उखड़ के क्या हुई हो, सब इधर उधर फैल गई हो और अवसादी चट्टानें, सेडिमेंट्री रॉक्स बन गई हो। इसका कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। आपको ये भी बताऊंगा कि हमारे भारत में कौन से सबसे पुराने स्ट्रक्चर हैं। क्या अरावली सबसे पुराना है या विंध्य सबसे पुराना है? क्या विंध्य कभी सागरीय भाग के नीचे था? क्या जो हमारे विंध्य पर्वत है, विंध्यास है जो मध्य प्रदेश में, क्या वो कभी सागरीय भाग के नीचे थे? क्या वहां पर कभी जलोढ़ मृदा इकट्ठा हुई थी सागर के नीचे और वो उठ गए? वो किस प्रकार के पर्वत हैं, ये भी हम वहां समझेंगे। हम ये भी समझेंगे कि जो हमारे पूर्वी घाट हैं, ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स, इसमें फर्क क्या है। क्या पूर्वी घाट हमारे वलित पर्वत हैं? क्या किसी ने आपको बताया कि पूर्वी घाट फोल्डेड माउंटेन्स हैं? इस तरीके की पहेलियां जो हैं ये सारी सुलझने वाली हैं हमारे जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में। बहुत ही ज़बरदस्त लेक्चर होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। हम देखेंगे कैसे चट्टानों का क्रम क्या था, कैसे चट्टान बनी,
सबसे पहले कैसे आर्कियन चट्टान बनती है, उसके बाद क्रम किन चट्टानों का आता है, कैसे धारवाड़ क्रम, कैसे कुड़प्पा क्रम, कैसे विंध्य क्रम, कैसे हमारे हिमालय के पर्वत बने और किस काल में बने, किस समय बने। क्या आज से ये कुछ 5-6 हजार या 10,000 साल पुराने हैं या लाखों साल पुराने हैं, और क्या ये तुरंत बन गए या इसमें समय लगा, क्या ये लाखों साल में धीरे धीरे करके ऊपर उठे हिमालय। हम ये भी समझेंगे कि जितनी भी हमारे भारत में अरावली पर्वत जो है, जितनी भी पर्वत श्रेणियां हैं वो किस काल में बनी हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन होगा। तो बेसिकली हम लोग यहां पर चट्टानों के क्रम को समझेंगे। क्रम समझते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। हम यहां पर क्रोनोलॉजी समझेंगे, हम यहां पर समझेंगे कि किस तरीके से रॉक स्ट्रक्चर्स आपके डेवलप होते हैं। तो ये हमारा दूसरा टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। इसमें हम देखेंगे, इसमें हम बात करेंगे प्री कैम्ब्रियन एज के बारे में बात करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि आर्कियन धारवाड़ सिस्टम क्या है, कुड़प्पा सिस्टम क्या है, विंध्यन सिस्टम क्या है जो कि एक प्री कैम्ब्रियन युग था, प्री कैम्ब्रियन युग क्या है इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे पैलियोजोइक एरा में कैसे गोंडवाना लैंड बनता है, कैसे गोंडवाना लैंड बनता है। हम ये भी देखेंगे कि कैसे मेसोजोइक काल में दक्कन ट्रैप बनता है, कैसे लावा का उद्गार होता है, क्यों होता है, रीयूनियन हॉटस्पॉट क्या है, क्या भारत कभी मेडागास्कर के साथ चिपका था, अफ्रीका के साथ चिपका हुआ था, क्या सटा हुआ देश था, यस, वो भी हम समझेंगे यहां पर, ठीक है। और ये भी समझेंगे कि सेनोजोइक एरा में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ। तो इन एराओस को समझेंगे जिनके नाम आपने बार बार सुने होंगे, मेसोजोइक, पैलियोजोइक, सेनेजोइक, है ना, ये भी सुना होगा, प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन, ये क्या है बेसिकली, इनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो आपकी क्लैरिटी इसमें बहुत अच्छे से हो जाएगी डेवलप, ठीक है। इसके बाद हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है इंडियन ज्योग्राफी का, भू आकृतिक प्रदेश, जियोमॉर्फिक रीजन्स ऑफ इंडिया। जियोमॉर्फिक मतलब क्या होता है, जियो मतलब होता है भूगोल, मॉर्फिक मतलब होता है फीचर्स, जो पृथ्वी की सतह के ऊपर फीचर्स हैं आपके। तो भारत के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो भारत की सतह के ऊपर कौन कौन से भौगोलिक क्षेत्र हैं आपके। तो हम लोग यहां पर देखेंगे कि अपने उत्तर पूर्व में और उत्तर में माउंटेन सिस्टम है, क्या है, माउंटेन सिस्टम। यहां पर हम देखेंगे कि कुछ पर्वत ऐसे हैं जो हिमालय से पूर्व बने हुए हैं, हिमालय से पूर्व जिनको हम बोलते हैं ट्रांस हिमालय, ये हिमालय से पहले हैं, हिमालय इनके बहुत लाखों साल बाद बने, हिमालय से पहले हैं। यहां पर पहले से बह रही थी कुछ नदियां, जैसे कि ब्रह्मपुत्र, जैसे सतलज, जैसे सिंधु। तो ये गंगा से पुरानी नदी, क्योंकि गंगा का जो उद्गम हुआ है वो हिमालय के बाद हुआ है। तो इस प्रकार की चीजें भी आपको समझ में आने लगेंगी। क्या आपको मालूम है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो पहले उत्तर से दक्षिण बहती थी। आज अगर आप देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को, आज अगर आप ब्रह्मपुत्र नदी को देखते हैं, अगर इस प्रकार से मैं भारत का नक्शा मान लूं, अगर मैं एक रफ स्केच में मान लूं इस प्रकार से भारत का नक्शा, तो आपको पता चलता है कि तिब्बत के क्षेत्र में मानसरोवर झील के पास, ठीक है, ये सांगपो नदी जिसको हम ब्रह्मपुत्र बोलते हैं वो इस प्रकार से बहते हुए आती है, उसकी डायरेक्शन दिशा इस प्रकार से, मतलब वो पश्चिम से पूर्व बह रही है और फिर यांग्याब दर्रे से भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर रही है। अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग बोलते हैं और ब्रह्मपुत्र हम इसको बोलते हैं असम में, बांग्लादेश में इसको फिर से जमुना के नाम से जाना जाता है। तो ये सारी नॉलेज आपको यहां पर मिलेगी। लेकिन ये क्या आपको मालूम है कि पहले जो नदी थी वो इस प्रकार से उत्तर से दक्षिण बह रही थी, और हिमालय के उद्भव की वजह से, हिमालय के उठने के कारण इसने अपनी दिशा परिवर्तित कर ली। और क्या ये टेक्टोनिक एक्टिविटीज है जिसके वजह से सरस्वती नदी जो हमारी है वो विलुप्त हो गई, जिसका वेदों में भी उल्लेख है, जिसको वेदों में सबसे पवित्र नदी माना गया है। क्या ये सरस्वती नदी आज इसके कोई अवशेष हैं? क्या घग्गर नदी इसका अवशेष माना जा सकता है? क्या पैलियो चैनल्स आपको नजर आते हैं? क्या होते हैं पैलियो चैनल्स? नदियों के वो मार्ग जो कभी नदियों ने बनाए थे, आज केवल मार्ग है, वहां से नदी नहीं बहती। क्या सरस्वती नदी के हमको पैलियो चैनल्स भी नजर आते हैं? इस प्रकार की चीजें जो हैं वो आपको यहां पर समझ में आएंगी। तो ट्रांस हिमालय हम लोग करेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे महान हिमालय, वृहद हिमालय। हम लोग ट्रांस हिमालय में भी देखेंगे कि कौन कौन से ग्लेशियर्स आपके इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से हिमनद इंपॉर्टेंट है। हम लोग महान हिमालय के भी देखेंगे ग्लेशियर्स। हम लोग ये देखेंगे कि मध्य हिमालय जो है, जो लघु हिमालय है, ठीक है, लघु हिमालय, अच्छा ये भी हम लोग देखेंगे कि कैसे बने हैं हिमालय ये, ठीक है, हिमालय के हम लोग फॉर्मेशन को भी यहां पर समझेंगे। यहां पर ये भी समझेंगे कि जो मध्य हिमालय हमारा है, मध्य हिमालय के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये समझनी पड़ेगी कि क्या ये टूरिस्ट प्लेस है?
पर्यटन स्थल है? जी हाँ, ये पर्यटन स्थल है। तो पर्यटन स्थल क्यों है? क्योंकि इसका जो हाइट है, इसके जो ऑल्टीट्यूड जिसको आप बोलते हैं, ऊंचाई बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे मौसम बहुत आप कह सकते हैं प्लेजेंट, सुहाना रहता है। क्यों रहता है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। क्या यहाँ पर कोई ग्रासलैंड्स भी आपको मिलते हैं? हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। घास के मैदान भी मिलते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और क्या इन घास के मैदानों का नाम कश्मीर में अलग, उत्तराखंड में अलग, क्षेत्रों में अलग अलग है, इसको भी हम लोग समझेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे शिवालिक के बारे में। ये वही शिवालिक है जहाँ से मानव कंकाल भी मिले, ठीक है। तो इस शिवालिक के बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर बात करेंगे उत्तर पूर्वी हिमालय के, और उत्तर पूर्वी हिमालय कैसे पश्चिमी हिमालय से अलग हैं, इसको भी समझेंगे, डिफरेंस समझेंगे, क्या फ़र्क है। उत्तर पूर्वी हिमालय की हाइट कम है, क्यों हाइट कम है? क्या ये उत्तर पूर्वी हिमालय बाद में जाके अंडमान निकोबार में भी नजर आते हैं? यस। क्या अंडमान निकोबार में ज्वालामुखी उद्गार होता है, वहां पर ज्वालामुखी पर्वत भी है? यस। इस प्रकार की चीजें जो हैं आपको समझ में आएंगी। और क्यों इनका फॉर्मेशन हुआ? प्लेटों के टकराने की वजह से हुआ। कैसे प्लेट्स टकराई, ये प्लेट क्या होती हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं आपको यहां पर समझ में आने वाले हैं। हिमालय के भू आकृतिक खंड और प्रादेशिक विभाजन को भी समझेंगे। मतलब हम लोग यहाँ पर इसको केवल और केवल इसके फॉर्मेशन को नहीं समझेंगे, यहाँ पर हम लोग ये भी समझेंगे कि इसको हम लोग क्या रीजन वाइड डिवाइड कर सकते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि कोई कश्मीर पंजाब हिमालय है? क्या हम ये कह सकते हैं कि कोई उत्तराखंड का हिमालय है? क्या नेपाल हिमालय है, असम हिमालय है? क्या इसको इस तरीके से बांट सकते हैं? और इनको बांटने में नदियों का क्या योगदान है? क्या नदियां प्राकृतिक सीमा की तरह काम करती हैं यहाँ पर? तो आंसर इज यस। यहाँ पर नदियों के आधार पे हम इसको प्राकृतिक तरीके से बांटेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग ये, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कश्मीर, हिमाचल, दार्जिलिंग, सिक्किम, अरुणाचल, इसके प्राकृतिक हम लोग जो विभाजन है, प्रादेशिक विभाजन, उसको देखेंगे। उत्तर पूर्व की पहाड़ियाँ, पर्वत, उसको देखेंगे। पश्चिमी और पूर्वी हिमालय में अंतर के बारे में समझेंगे, जो मैंने आपको बताया। हिमालय के प्रमुख दर्रे क्या हैं, दर्रे होते क्या हैं? बेसिकली दर्रे दो पहाड़ों के बीच में, ठीक है, इनको इंग्लिश में बोलते हैं पास। दो पहाड़ों के बीच में जो प्राकृतिक मार्ग है, ये बेसिकली मार्ग बनता है किससे? नदियां ज्यादातर ये मार्ग बनाती हैं, ठीक है। नदियां, या हो सकता है कि मौसमी सरिताएं भी मार्ग बना देती हैं, ठीक है। मौसमी सरिताएं मतलब सीजनल स्ट्रीम्स। सरिता क्या होता है? सरिता होता है आपकी स्ट्रीम्स, ठीक है। तो हो सकता है यहां पर हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे दर्रे हैं। मतलब आप एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ कूद के तो जाएंगे नहीं ऊपर से, आप रास्ता जहां से होगा उधर से निकल के जाएंगे। तो ये भी समझेंगे यहां पर, ठीक है, कि किस प्रकार से यहां पर आपके मार्ग बने हुए हैं, जिनको हम दर्रे बोलते हैं। और कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, जैसे आपने रीसेंट पास्ट में सुना होगा लिपू लेख दर्रा, लिपू लेख पास, बड़ा कंट्रोवर्शियल पास है, ठीक है। इसमें बहुत कंट्रोवर्सी है। क्यों? क्योंकि नेपाल, चाइना और इंडिया तीनों इस पर अपना क्लेम करते हैं। हालांकि कंट्रोल इंडिया का है, लेकिन क्लेम तीनों करते हैं। तो उसके इतिहास क्या है, उसके बारे में भी थोड़ी सी झलक हम लोग जरूर लेंगे अपने कोर्स में, ठीक है। उत्तर भारत का विशाल मैदान, हालांकि विशाल मैदान को अगर आप देखें तो बहुत ही फीचरलेस है। मतलब यहां पर आप अगर देखेंगे तो आकृति के नाम पे कुछ नहीं है, सपाट है एकदम। लेकिन क्या ये एकदम सपाट आपको नजर आ रहा है? क्या इसका इतिहास, भूगर्भिक इतिहास इतना ही आसान है? या हिमालय के निर्माण के कारण उत्तर भारत का विशाल मैदान बना है? क्या ये विशाल मैदान और जो अन्य मैदान होते हैं उनसे थोड़ा अलग है? यस। ये जो मैदान है ये जलोढ़ मृदा से बना हुआ मैदान है, एल्यूवियल सॉइल से फॉर्म हुआ ये मैदान है आपका। तो इस मैदान के बारे में हम लोग बात करेंगे कि कैसे इसका निर्माण हुआ। और क्या ये बहुत फीचरलेस है? नहीं, यहां पर भी बहुत सारी आपको आकृति मिलेंगी। जब हम देखेंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार पे जब हम जाते हैं, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में हमको गोखुर झील मिलती है, ऑक्सबो लेक्स मिलती हैं, मियांडर्स मिलते हैं, विसर्प मिलते हैं। बड़ी ही आपको खूबसूरत आकृति नजर आती है। जब आप पश्चिम बंगाल में चले जाते हैं और समुद्र में जब ये नदियां मिल रही होती हैं तो डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये डेल्टा क्या होता है, डेल्टा के बारे में समझेंगे। ये डेल्टा शब्द हेरोडोटस ने नील नदी को जब देखा था मिस्र में, और नील नदी के डेल्टा को देखते हुए मेडिटेरेनियन सी पे, भूमध्य सागर में उसने देखा, तो हेरोडोटस ने देखा इसका शेप इस प्रकार से कुछ था, ठीक है, इस प्रकार से था। और इसको उसने क्या बोला? डेल्टा। क्योंकि इस आकार को हम लोग ज्योमेट्री में पढ़ते हैं क्या? डेल्टा के आकार का। तो उसने ये शब्द सबसे पहले दिया। हालांकि हेरोडोटस इतिहास के पिता माने जाते हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री माने जाते हैं, लेकिन उस समय जितने भी ग्रीक्स थे वो सभी चीजों के बारे में कुछ कुछ बातें करते थे।
उसमें हेरोडोटस थे जिन्होंने डेल्टा के बारे में बात करें, तो डेल्टा को भी समझेंगे। और डेल्टा को अगर हम लोग समझेंगे तो मैं आपको थोड़ा बहुत ये भी आइडिया यहाँ दूंगा कि डेल्टा केवल डेल्टा के शेप में नहीं होता है। डेल्टा जैसे आप देख रहे हैं वो नील नदी में ज़रूर है, लेकिन कई अलग अलग किस्म के डेल्टा भी हैं और जहाँ से प्रश्न पूछते हैं, जैसे कि बर्ड फुट डेल्टा, पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा, ये कहाँ पर है? गल्फ ऑफ मैक्सिको में है, मिसिसिपी मिसौरी नदी बनाती है, उसके बारे में प्रश्न आता है। तो ये सारी चीज़ें भी थोड़ी बहुत हम लोग देखेंगे। फिर बहुत बड़ा और बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूनिक फीचर जो कि है भारतीय मरुस्थल। देखिए, भारतीय मरुस्थल में अगर हम लोग देखेंगे तो भारत में मुख्यतः 2 मरुस्थल हैं। नॉर्मली आदमी जब बात करता है डेजर्ट की, इंडियन डेजर्ट की, तो उसके दिमाग में एक डेजर्ट रहता है, वो है थार डेजर्ट। उसके दिमाग में कौन सा डेजर्ट रहता है? थार डेजर्ट रहता है, थार मरुस्थल रहता है, जिसका विस्तार अधिकतम अगर आप देखेंगे तो राजस्थान में है। कुछ भाग उसका आपको गुजरात में भी मिलता है, पंजाब हरियाणा के क्षेत्र के पास भी मिलता है, पाकिस्तान में भी है। लेकिन अगर हम बात करेंगे तो एक और आपका डेजर्ट है, दैट इज लद्दाख, जो कि ठंडा मरुस्थल है, कोल्ड डेजर्ट है। कोई इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं होती। हम लोग इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि अब तो ये यूनियन टेरिटरी बन गया है, अब तो ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो लद्दाख के बारे में भी आपको यहाँ पर चीज़ें बहुत सारी मिलने वाली हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग उसको समझेंगे। यहाँ पर दूसरा एक बहुत बड़ा फीचर आता है। अच्छा, एक चीज़ और भारतीय मरुस्थल में, वो ये कि भारतीय मरुस्थल में जो थार है, थार एक विभिन्न प्रकार का विचित्र आकृति में, क्योंकि जो नॉर्मली डेजर्ट्स बनते हैं, जो नॉर्मली आपके मरुस्थल बनते हैं सामान्यतः, उनकी प्रक्रिया में ठंडी जलधाराओं का बहुत योगदान होता है। जो कोल्ड करेंट्स होती हैं, ओशन की कोर करेंट्स, उनका बहुत योगदान होता है। लेकिन यहाँ पर केस बहुत अलग है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो भारतीय मरुस्थल है, भारतीय मरुस्थल में थार खासकर एक अलग पोजीशन के कारण अरावली की वजह से बन गया है। वो क्या है, मॉनसून का क्या प्रभाव पड़ता है, क्यों बना है, वो भी समझेंगे। प्रायद्वीपीय पठार बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार हमारे भारत का सबसे पुराना भाग है, हमारे इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट पार्ट, मतलब कि जो सबसे पहले बना था, प्राचीनतम भाग, वो कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार है। अरावली भी इसी प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। और क्या प्रायद्वीपीय पठार हमारा पहले बहुत लंबा विस्तृत होता था? यस, ये भाग इंडियन प्लेट के साथ साथ, मतलब तिब्बत की प्लेट के नीचे चला गया कई भाग। तो प्रायद्वीपीय पठार का भी एक अलग इतिहास है, बहुत ही अच्छा इतिहास है, भूगर्भिक इतिहास, जिसको हम लोग समझेंगे। और यहां पर हम लोग समझेंगे अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस प्रकार से उनका विभाजन कर रखा है और क्या फीचर्स हैं यहां पर। तो हम लोग इसको देखेंगे कि हम लोगों ने इसको बांट रखा है केंद्रीय उच्च भूमि सेंट्रल हाईलैंड के नाम से, पूर्वी पठार ईस्टर्न प्लेटू के नाम से, उत्तर पूर्वी पठार नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू के नाम से, दक्कन पठार दक्कन के पठार से। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग ने जो है किसको बांट रखा है? अपने पठारी भाग को। ये अगर आप देखेंगे तो उत्तर में अरावली, उत्तर में हमारे अरावली है। आप लोग एटलस खोलिए, आपको दिखेगा हमें बुंदेलखंड, बघेलखंड इसके नॉर्थ में बॉर्डर करते नजर आएंगे, राजमहल पहाड़ी तक, राजमहल पहाड़ी तक ये आपको नजर आएगा। फिर एक मालदा गैप आपको नजर आएगा। इस प्रकार से यहां पर है राजमहल पहाड़ी, तो यहां पर आप देखेंगे अरावली है, फिर यहां देखेंगे बुंदेलखंड, बघेलखंड, फिर ये राजमहल पहाड़ी तक आपको जाता है। राजमहल पहाड़ी के बाद आप देखेंगे तो यहां पर आपको पठार नहीं मिलता है इस भाग में, इसको हम बोलते हैं मालदा गैप। ये मालदा गैप का निर्माण कैसे हुआ है? ठीक है, ये मालदा गैप कैसे बना है, हाउ दिस मालदा गैप हैज बीन फॉर्म्ड, वी विल अंडरस्टैंड दिस एज वेल, हम ये भी समझेंगे। और फिर यहां उत्तर पूर्वी पठार है, जिसको हम मेघालय का पठार कहते हैं, जिसमें आप बात करते हैं किसकी? आप बात करते हैं यहां पर कई सारे पर्वतों की। ठीक है, जिसमें आपका एक पर्वत कौन सा है? गारो, आपके कुछ पहाड़ियां हैं, गारो, खासी, जयंतिया, इन्हीं के नाम पे जनजाति भी हैं। इसी खासी पहाड़ी पे खासी अच्छी खासी बारिश होती है, और ये बारिश जो होती है, ये क्षेत्र है मोजिनराम का और क्षेत्र है चेरापूंजी का। इन दो क्षेत्रों में बहुत वर्षा होती है, खासकर मोजिनराम में सबसे सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, तो इसके बारे में चीज़ों को हम लोग समझेंगे। दक्कन के पठार का इतिहास अलग किस्म का इतिहास है। दक्कन के पठार में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर लावा का उद्गार अधिक हुआ और वहां पर कपास की खेती भी होती है, तो उसको भी समझेंगे। फिर एक फीचर हमारा आता है तटीय मैदान का। आपके जो इंडिया की कोस्टलाइन है उसको समझना भी इंपॉर्टेंट है। इंडिया की जो कोस्टलाइन है उसको समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से भी बहुत सारे आपके प्रश्न उठ के आते हैं। तो भारत की कोस्टलाइन गुजरात के तट से चालू होती है,
कन्याकुमारी तक जाती है, कन्याकुमारी से फिर पूर्व में अगर आप देखेंगे तो बंगाल तक जाती है। तो ये तट क्या है, इनका इतिहास क्या है, ये कैसे बने, इसको भी समझेंगे हम लोग यहाँ पर। फिर अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर तो आपके पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान के बीच में अंतर समझेंगे हम लोग। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बीच में हम लोग यहाँ पर फर्क समझेंगे, ठीक है, कि क्या एग्जैक्ट फर्क है। यहां पर हम देखेंगे भारत के द्वीप समूह के बारे में बात करेंगे। इंडिया में आइलैंड्स हैं, इंडिया में आप अगर आइलैंड देखेंगे तो विभिन्न प्रकार के आपको यहां पर आइलैंड्स नजर आते हैं, जैसे कि यहां पर प्रवाल द्वीप है, कोरल आइलैंड्स भी हैं, लक्षद्वीप जो कि है आपका। यहां पर आपको ज्वालामुखी द्वीप भी मिलते हैं, जैसे कि बैरन और नारकुंडम जो कि अंडमान निकोबार में है। यहां पर आपको वलित पर्वत जो कि सबमर्ज हो गए हैं, जलमग्न हो गए हैं, वो भी मिलते हैं अगेन अंडमान एंड निकोबार में। यहां पर आपको बेसॉल्ट से बने खड़े स्तंभ जैसे द्वीप भी मिलते हैं, छोटे द्वीप हालांकि हैं, जैसे कि कर्नाटक के तट के पश्चिम में सेंट मेरीज आइलैंड। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो यहां विभिन्न प्रकार के आपको द्वीप नजर आएंगे, ठीक है। उन द्वीपों के बारे में बात करेंगे। यहां पर लगभग 1300 के आसपास द्वीप है भारत में, छोटे बड़े मिला के, जिसमें से आप देखेंगे तो 572 द्वीप तो आपके अंडमान निकोबार में है। अंडमान निकोबार में 572 आइलैंड्स आर देयर, राइट। तो हम लोग ये सब भी देखेंगे, इनके बारे में डीप में बात करेंगे, और अन्य द्वीप जो हमारे हैं उनके बारे में बात करेंगे, जैसे सेंट मेरीज आइलैंड हो गया, वेलिंगटन द्वीप कोची जिसमें बसा है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे हमारे आइलैंड्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर आइलैंड्स में हम लोग ये भी देखेंगे कि कुछ आइलैंड हमारे नदी द्वीप भी हैं, कुछ हमारे डेल्टा के द्वीप भी हैं, मतलब कि डेल्टा से बने हुए द्वीप, कुछ हमारे नदी द्वीप जैसे माजुली, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ब्रह्मपुत्र नदी में बना हुआ असम में, उसको भी समझेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग जो भू आकृतिक हमारे प्रदेश हैं उनको बहुत डिटेल पे यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं इस कोर्स में। फिर आता है आपका अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है आपका अपोहा तंत्र। अब भारत में अगर अपोहा तंत्र के बारे में बात करें तो इनको दो भागों में विभाजित कर लिया जाता है। एक हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं और एक नदी जो है जो पठारी भाग में बहती हैं। अब हिमालय के निर्माण बाद में हुआ है और वहां से जो नदियां निकलती हैं वो मुख्यतः ग्लेशियर से निकलने वाली नदियां होती हैं। तो उनका अध्ययन अलग तरीके से करना चाहिए, क्योंकि ग्लेशियर से निकल रही हैं तो उनमें आप कह सकते हैं अगर वॉल्यूम वाइज हम बात करें, आयतन के हिसाब से बात करें, ठीक है, या प्रवाह दृष्टि से बात करें तो तेज प्रवाह होगा, अलग किस्म की आकृति बनाएंगी वो नदियां और अपने साथ अवसाद बहुत सारा लेके आएंगी, जिसके कारण हम देखते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा सुंदरबन डेल्टा भी बनता है। तो हिमालय की नदियों को हम लोग अलग तरीके से समझेंगे और प्रायद्वीपीय नदियों को अलग तरीके से समझेंगे। लेकिन इसके साथ साथ हम लोग एक चीज और समझेंगे कि नदियों के अपवाह तंत्र को और इसके प्रतिरूप को समझेंगे। जो ड्रेनेज सिस्टम होता है इसको समझेंगे, क्या होता है ड्रेनेज सिस्टम, इसके बारे में आपको समझ में आएगा। आपने नाम सुना होगा एंटीसीडेंट रिवर, पूर्ववर्ती नदियां। तो ये होती क्या है एंटीसीडेंट रिवर, पूर्ववर्ती नदियां क्या होती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अपवाह तंत्र को हम लोग यहां समझेंगे, अपवाह प्रतिरूप को समझेंगे कि जालीनुमा आकार बनाती हैं कभी कदार कुछ नदियां ऐसे बहती हैं लगता है जैसे कि एक केंद्र से अलग अलग दिशा में नदियां बह रही हैं। तो इस प्रकार की कौन कौन सी नदियां हैं और आपके एग्जाम में क्या क्या आता है, प्रश्न क्या बन सकता है, उसको बहुत डिटेल में हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। भारत की नदियों का अपवाह तंत्र पढ़ेंगे, हिमालय की नदियों का अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय नदियों का अपवाह तंत्र। अब यहाँ जब अपवाह तंत्र पढ़ेंगे तो देखिए आपको मैं बता दूं, हालांकि ये टॉपिक बाद में हम लोग का आएगा, लेकिन जब यहाँ नदियों को पढ़ेंगे तो नदियों को पढ़ने का तरीका बड़ा अलग होगा। नदियाँ जब हम पढ़ेंगे तो नदियों में क्या क्या चीज़ें एक साथ करेंगे। जैसे अगर हम लोग सतलज नदी पढ़ रहे हैं तो सतलज नदी में सतलज की सबसे पहली चीज़ तो कि कहाँ से उसका उद्गम होता है, मतलब कि उसका ओरिजिन कहाँ से होता है, उद्गम कहाँ से निकलती है, ठीक है। इसका मुहाना क्या है, मतलब कहाँ पर आउटफ्लो होती है, इसका मुहाना कहाँ पर जाके ये मिल जाती है। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है, किसी भी नदी के आप ले लिए, ठीक है, किसी भी इसकी सहायक नदियां, ट्रिब्यूटरीज क्या क्या है, इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं उसको देखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग यहां पर ये देखेंगे कि ये नदियां कोई अलग किस्म का क्या स्थलाकृति बना रही हैं, क्या ये कोई स्थलाकृति बना रही है, मतलब कि कोई आपके फीचर्स, जियोमॉर्फिक फीचर्स बना रही है, लैंडफॉर्म्स बनाती है, क्या वी आकार की घाटी बना रही है, क्या गोखुर झील बना रही है, क्या कहीं पर ये कैनियन बना रही है। तो इस प्रकार की चीजें समझेंगे। इसमें यह भी समझेंगे कि क्या ये किसी दर्रे के सहारे बह रही है, मतलब कि ये कोई दर्रा भी बनाती है क्या,
पासेस भी बनाती है, इसको समझेंगे यहां पर। इसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, क्या इस नदी का किसी झील से संबंध है, क्या किसी लेक से संबंध है, ये किसी लेक में गिरती है जाके, या कोई लेक फॉर्म करती है जिसमें इसका पानी जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ ये भी समझेंगे क्या ये किसी वाटरफॉल को जन्म देती है, मतलब क्या इस नदी में झरने भी आपको मिलते हैं, प्रपात जिसको बोलते हैं, जलप्रपात, क्या वाटरफॉल्स भी हमको मिलते हैं, वो भी हम समझेंगे। यहां पर हम ये समझेंगे कि इसमें कौन कौन से हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, ठीक है। इसमें हम लोग ये समझेंगे कि इसमें कौन कौन से हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं या मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं कौन कौन सी हैं, ठीक है। जैसे भाखड़ा नांगल डैम सतलज पे देख लो, ठीक है, या भागीरथी नदी और आपका जो भील गंगा है उसको मिला के टिहरी डैम बनाया गया है, ठीक है, जो कि गंगा ही का एक भाग है। तो इस प्रकार से हम लोग चीज़ों को समझेंगे, सारी चीज़ें मिला के समझेंगे। यहाँ पर हम लोग ये भी समझेंगे कि नदी के तट पर बसने वाले प्रमुख आपके जो शहर हैं उनको भी समझेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपके शहर हैं। तो इस प्रकार से हम लोग नदियों को बहुत डिटेल में करने वाले हैं, ठीक है। अब अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई वुड से इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट टू अंडरस्टैंड। मैं ये कहूंगा कि सबसे कठिन जो होता है बच्चों के लिए समझना, वो भारतीय मॉनसून को समझना है और भारत की जलवायु को समझना है। और भारत की जलवायु एक बार अगर आप समझ गए तो ये स्विमिंग की तरह है, एक बार सीख गए तो कभी भूलोगे नहीं और हमेशा याद रहेगा, अच्छा मैं इस क्षेत्र में हूं, यहां बारिश क्यों हो रही है, मैं राजस्थान से हूं तो बारिश क्यों नहीं हो रही है, ठीक है। अगर मैं किसी और भाग में हूं भारत के तो वहां बारिश क्यों कम हो रही है या ज्यादा हो रही है, ये सारी कहानी तुम्हें समझ में आ जाएगी। तो हम यहां देखेंगे, सबसे पहले भारतीय मानसून के बारे में बात करेंगे कि मानसून होता क्या है। कई लोगों की विचारधारा है, कई लोग यही समझते हैं कि मानसून जो होता है वो वर्षा है, मानसून वर्षा, मानसून आ गया मतलब बादल आ गए, लोग समझते हैं। वास्तव में मानसून क्या है, वास्तव में मानसून एक प्रकार की पवन है, इट इज अ विंड, ठीक है, ये एक पवन है। सबसे पहली चीज तो दिमाग में रखनी है कि ये एक सीजनल विंड है, एक सामयिक पवन है, ये सीजनल विंड है जो कि 6 महीने एक दिशा में और 6 महीने उसके ठीक विपरीत दिशा में बहती है। इस प्रकार की पवन जो कि 6 महीने एक दिशा में और 6 महीने ठीक विपरीत दिशा में बहे, उनको हम मानसून बोलते हैं। और क्या ये केवल भारत में बहती, नहीं, और देशों में भी मानसून है और उन जगहों पर हम कहते हैं मानसून टाइप क्लाइमेट्स। वो आप पढ़ेंगे किसमें, विश्व के भूगोल में पढ़ेंगे, क्लाइमेटोलॉजी में, ठीक है। यहां भारत का मानसून कैसे आता है, इसका आगमन कैसे होता है, कब आता है, इसमें ITCZ का क्या रोल प्ले है, इसमें जेट स्ट्रीम्स जो होती हैं वो क्या रोल प्ले करती हैं, इनके बारे में, इनकी उत्पत्ति के सिद्धांतों को समझेंगे। अलग अलग सिद्धांत है, देखिए मानसून टफ है, मानसून को समझना आसान नहीं है, ठीक है, और इसमें विभिन्न सिद्धांत है और कोई प्रूवन फैक्ट नहीं कि केवल इसी वजह से वर्षा होती है, कई सारी प्रक्रियाओं का मिश्रण है मानसून, ठीक है। इसलिए इनको समझेंगे हम बहुत अच्छी तरीके से और इसके बाद बेटा आप भूलेंगे नहीं कि ये मानसून कैसे आता है, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। इसके बाद हम समझेंगे तापीय सिद्धांत, हमारा तापीय सिद्धांत समझेंगे, ठीक है, कि क्या होते हैं, कौन कौन से सिद्धांत हैं, ठीक है, मतलब कि थर्मल आपका सिद्धांत क्या है, थर्मल जो आपकी थ्योरी है वो क्या कहती है, थर्मल कॉन्सेप्ट क्या है, गतिक सिद्धांत या विषुवत-रेखीय पछुआ पवन सिद्धांत, ठीक है। तो बेसिकली इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज के बारे में हम समझेंगे यहां पर। तो ये सिद्धांत है, जेट स्ट्रीम का एक सिद्धांत है, ठीक है। फिर एक कॉन्सेप्ट बहुत बार आपने पढ़ा होगा, अल नीनो। अल नीनो और भारत का क्या रोल है, ला नीना क्या होता है, एंसो क्या होता है, वॉकर साइकिल सर्कुलेशन क्या होता है, ये सारी कहानी जो है आपको यहां पर समझ में आ जाएगी। इसके बाद आप हिंद महासागर डाइपोल और भारतीय मानसून का संबंध क्या है ये भी समझेंगे, मतलब कि इंडियन ओशन डाइपोल क्या होता है और मानसून का उससे क्या संबंध है ये भी आप समझेंगे, सब इंपॉर्टेंट चीज है। मानसून विच्छेद क्या होता है, ठीक है, बीच में मानसून मतलब वर्षा जो हो रही होती है वो रुक क्यों जाती है, ठीक है, मानसून लौटता कैसे है, ठीक, मानसून को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, कौन कौन से कारक की वजह से यहां पर आपका मानसून क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है या प्रभावित होता है, इफेक्ट होता है, ठीक। ऋतुओं के बारे में पढ़ेंगे कि भारत में कितने सीजन्स होते हैं, ठीक, क्योंकि हम जलवायु पढ़ रहे हैं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, शीत ऋतु, इनके फीचर्स को समझेंगे, किस महीने से किस महीने तक होते हैं, इस समय किस प्रकार की टेम्परेचर होता है, किस प्रकार की वर्षा होती है, क्या क्या कंडीशन होती है। क्यों ऐसा है कि अगर आप उत्तर भारत में रहते हैं तो अक्टूबर के शुरुआती दिनों में और सितंबर के अंत के दिनों में आपको गर्मी महसूस होती है दिन में बहुत ज्यादा। क्यों ये गर्मी इतनी चुभती भी होती है, क्यों, अगर आप
वैसे देखेंगे सूर्य की स्थिति, तो सूर्य की स्थिति जैसे सितंबर में है वैसी मार्च में होती है, लेकिन सितंबर में ज़्यादा गर्मी लगती है, मार्च में उस प्रकार से गर्मी नहीं लगती है। अगर मैं भारत से दूरी की बात करूं तो मार्च में जिस प्रकार से सूर्य की स्थिति होती है, ठीक है, भारत की अपेक्षा, उसी प्रकार से सितंबर में भी सूर्य की स्थिति होती है भारत के पर्सपेक्टिव में। ऐसा क्या हो जाता है ये भी समझेंगे हम लोग। इसके बाद साथ भारत, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई लोगों को इसमें परेशानी होती है, जलवायु का वर्गीकरण है। इंडिया के पर्सपेक्टिव में जब बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट या क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन को समझने में डिफिकल्टी होती है। बहुत आसानी से, बहुत आराम से समझ लेंगे, इसके बाद दिक्कत नहीं होगी। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, क्लाइमेट को, अभी मॉनसून को देखा, अब क्लाइमेट को इंडिया के प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं उसको समझेंगे। स्थिति, इसमें एक आपका आता है स्थिति उच्चावच संबंधी कारक, वायु दाब और पवन से जुड़े कारक, ये आपके आते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, कौन सा, वो है सॉइल। सॉइल के बारे में बात करेंगे। सॉइल से क्वेश्चन जो आते हैं लगभग लड़के उसको गलत करके आते हैं। सॉइल में हम लोग देखेंगे कि इसका क्लासिफिकेशन करेंगे हम लोग, ठीक है, मतलब कि सॉइल कितने प्रकार के होते हैं उसका क्लासिफिकेशन होगा। इसमें देखेंगे जलोढ़ मृदा क्या है, लाल पीली मृदा क्या है, रेगुर या काली मृदा क्या है, लैटराइट सॉइल क्या है, पर्वतीय या माउंटेन या हिल सॉइल क्या होते हैं, शुष्क और मरुस्थलीय मृदा मतलब डेजर्ट सॉइल क्या होते हैं, लवणीय मृदा क्या होते हैं, सलाइन पीट और जैव मृदा क्या होते हैं, और मृदा अवकर्षण के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है, और मृदा अपर्दन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो यहां पर ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं, जिसमें मृदा अपर्दन के कारण क्या क्या है, चरण क्या क्या है, और इसके उपाय क्या क्या है। देखो, उपाय समझना भी जरूरी है, उपाय समझना भी जरूरी है। अब आते हैं प्राकृतिक वनस्पति के बारे में बात करेंगे। यहां से भी क्वेश्चन आपके आते हैं प्राकृतिक वनस्पति में। अब ये थोड़ा करंट से रिलेटेड होता है अगर आप यूपीएससी की पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप राजस्थान की पढ़ाई कर रहे हैं पीसीएस की, तो ये उतना करंट रिलेटेड नहीं होता है, इसलिए यहां पर बेसिक चीजें हम लोग देखेंगे। वनस्पति का वितरण, वनस्पति के प्रकार, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार, अर्ध सदाबहार। अर्ध मतलब यहां पर आप देखेंगे सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है, वनस्पति वेजिटेशन का वितरण देखेंगे कैसे कैसे भारत में है, ठीक। तो हम देखेंगे कहाँ उत्तर भारत में, हिमालय में किस प्रकार के आपको मिलेंगे, तटीय क्षेत्रों में आपको कैसे मिलेंगे, भारत के जो मध्य भारत का क्षेत्र है, ठीक है, जिसको ब्रह्म ऋषि ब्रह्मवत आर्यों ने कहा था, उन क्षेत्रों में या आर्यवर्त क्षेत्रों में कैसे मिलेंगे आपको। इसमें आप देखेंगे वनस्पति के प्रकार के बारे में बात करेंगे। अगर हम लोग प्रकार में, तो प्रकार में आप देखेंगे टाइप्स ऑफ वेजिटेशन में आपका आता है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार, ट्रॉपिकल एवं ग्रीन फॉरेस्ट। कहां पर है भारत में, क्वेश्चन आया हुआ है, यूपीएससी में आया हुआ है, स्टेट पीसीएस सर्विसेज में भी ये क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, ठीक है। अर्ध सदाबहार क्या होता है, ठीक है, जो आपका सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं वो क्या होते हैं। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन कौन से होते हैं, मतलब कि ट्रॉपिकल वेट डेसिडियस फॉरेस्ट कौन से होते हैं। फिर आपका ड्राई डेसिडियस कौन से होते हैं, शुष्क पर्णपाती। शुष्क कटीले ड्राई थॉर्नी, ठीक है, कटीले वो कौन से होते हैं। मरुस्थलीय वेजिटेशन कैसा होता है, और ज्वारीय, ठीक है, किस प्रकार की वनस्पतियां होती हैं, इसके बारे में यहां बात होगी। यहां पर हम लोग बात करेंगे रामसार साइट की। रामसार साइट की प्रेजेंट डेट में अगर आप देखेंगे रामसार साइट के बारे में, ठीक है, तो प्रेजेंट डेट में रामसार आपकी कितनी जगह पे है, प्रेजेंट डेट में आप देखेंगे रामसार आपकी बहुत जगहों पे आ गई है, ठीक है। रिसेंटली अभी 2 गुजरात में आई है, ठीक है। और आप अगर देखेंगे तो यहां पर इसके रामसार साइट पे प्रश्न लगातार बनते आ रहे हैं, ठीक है। तो आर्द्र भूमि वेटलैंड क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझेंगे वेटलैंड क्या होता है, ये समझेंगे, ठीक है। और हम समझेंगे कौन कौन सी हमारी साइट्स हैं, ठीक है, कौन कौन सी रामसार साइट्स हैं, जो कि पहले 42 थी अब 46 हो गई हैं, ठीक है। राष्ट्रीय वन नीति, अगेन ये इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है वो क्या है। सोशल फॉरेस्ट्री क्या होता है, इस पे प्रश्न बहुत बन रहे हैं। सोशल फॉरेस्ट्री, सामाजिक वानिकी क्या होता है, इस पे प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट हम लोग लेटेस्ट देखेंगे, ये लेटेस्ट, ठीक है, लेटेस्ट देखेंगे। जैव मंडल निश्चय या बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है। बायोस्फीयर रिजर्व में हम लोग देखेंगे कि ट्रांजिशन जोन क्या होता है, कोर जोन क्या होता है, इस प्रकार की सारी बातें हम लोग यहाँ पर करेंगे। और भारत के जैव मंडल आरक्षित कौन कौन से हैं ये भी देखेंगे, ठीक है, ये भी हम लोग यहीं पर देखेंगे। इसी में हम लोग कवर कर लेंगे, बेसिकली उसी में हम लोग कवर कर लेंगे हमारे राष्ट्रीय पार्क भी, नेशनल जो हमारे पार्क हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो हैं वो भी हम लोग उसी के साथ कवर कर लेंगे, वेजिटेशन के साथ, ताकि आपका एक एनवायरनमेंट वाला पोर्शन जो है वो भी इसी के साथ थोड़ा बहुत कवर हो जाए। अब हम लोग देखेंगे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है वाटर रिसोर्स, सिंचाई इरिगेशन और मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स।
ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले तो समझेंगे वाटर रिसोर्सेज कौन कौन से हैं। जो हमारे लैंड वाटर रिसोर्स हैं, धरातलीय जल संसाधन है, इसके बारे में बात करेंगे। यहां पर भूमिगत अंडरग्राउंड बहुत पानी है, अंडरग्राउंड, ठीक है, भूमि के नीचे बहुत जल है जिसका दोहन हो रहा है, जो कि पल्यूट हो रहा है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, प्रदूषित हो रहा है। सिंचाई इरिगेशन के बारे में बात करेंगे। भारत में जब हम सिंचाई के बारे में बात करते हैं तो बहुत सारी सिंचाई योजना है। तो भारत की जितनी सिंचाई योजना है, चाहे वो वृहद सिंचाई योजना हो, ठीक है, जैसे कि आपका इंदिरा कैनाल वाली इंदिरा नहर की बात हो, या मध्यम सिंचाई योजना हो, या लघु सिंचाई योजना, कौन कौन सी योजनाएं थी जो इंपॉर्टेंट थी उसके बारे में बात करेंगे। सिंचाई के साधन कौन कौन से हैं, ठीक है, क्या साधन है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। कुआं और नलकूप आपका जो है सिंचाई कैसे होता है, ठीक है, मतलब कि हम लोग कैसे वेल से इरिगेशन कर सकते हैं। नहर सिंचाई की क्या कंडीशन है, कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा होता है, किस राज्य में सबसे कम होता है, क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है। तालाब सिंचाई कहाँ पर सबसे ज़्यादा हो रही है, क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है, ठीक है। भारत में सिंचाई की आधुनिक विधियाँ कौन कौन सी हैं, इरीगेशन के बारे में बात करेंगे। तो इंडिया में मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हम लोग कौन कौन सी यूज़ कर रहे हैं, और क्या हम टेक्नोलॉजी जो यूज़ कर रहे हैं ये फॉरेन टेक्नोलॉजी से काफ़ी पीछे हैं, इसके बारे में भी एक आप कह सकते हैं एक हम लोग क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे। यहां पर हम लोग बात करेंगे ड्रिप सिंचाई की, किसकी, ड्रिप सिंचाई की दोस्तों हम लोग बात करेंगे। यहां पर ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन क्या होता है, फव्वारा सिंचाई क्या होता है, फाउंटेन्स आपके यूज होते हैं, सतही सिंचाई क्या होती है, इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद आपके अलग अलग यहां पर कुछ कार्यक्रम है, कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम है, ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका बन जाता है। ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके प्रीलिम्स में खासकर इसमें बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो इसमें दामोदर घाटी परियोजना, भाखड़ा नंगल, हीराकुड, टिहरी, नर्मदा, ठीक है, ये कुछ बड़ी परियोजनाएं हैं। इनके अलावा छोटी छोटी परियोजनाएं भी हैं, इनको हम लोग डिटेल में समझेंगे। कुछ छोटी परियोजनाएं हैं जो अलग अलग नदियों में हैं, वो ऑलरेडी हम लोग नदियों के समय पे कर चुके होंगे, तो उसको बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी हम लोग यहाँ पर इन परियोजनाओं को देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय जल ग्रिड मिशन क्या है, इसमें क्या बात करी गई है, नेशनल वाटर ग्रिड मिशन हमारा क्या है, इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद क्या है, कावेरी हो गया, ठीक है, गोदावरी हो गया, ये नदियां हैं जिनके आपके राज्यों के बीच में विवाद है, ये एक मुद्दा बन जाता है कभी कदा बहुत बड़ा, तो उसको भी हम लोग यहां पर समझेंगे, ठीक है। फिर बात करेंगे किसकी, अगेन यहां से क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो आपके बहुत ज्यादा आने लग रहे हैं। कहां पर, कृषि और पशुपालन पे आजकल आपको देखेंगे फोकस इंडियन ज्योग्राफी में ये हो गया है कि एग्रीकल्चर सेगमेंट में बहुत सारे पूछो। तो एग्रीकल्चर सेगमेंट में क्या होते हैं, खरीफ, रबी और जायद क्रॉप्स, फसलें क्या होती हैं वो समझेंगे। बेसिक चीजें हैं, बहुत बेसिक है। कृषि तंत्र के बारे में, जो एग्रीकल्चर सिस्टम है उसको समझेंगे हम लोग। भारत की मुख्य फसलें समझेंगे, ठीक है, प्रमुख फसलें समझेंगे, भारत की मुख्य फसलें कौन सी है, प्रमुख फसलें कौन सी, इसमें कैश क्रॉप्स भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर कृषि जोत एवं उसके आकार के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि लैंड होल्डिंग्स कितनी है। अच्छा, कृषि में एक चीज़ और हम लोग यहीं पर देख लेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, हम लोग लैंड रिफॉर्म्स के बारे में भी बात करेंगे, भूमि सुधार के बारे में भी यहीं पर बात करेंगे, जहाँ से आपके प्रश्न लगातार हर एग्जाम्स में आ रहे हैं। आप चाहे यूपी पीसीएस में देखें, राजस्थान में देखें, है ना, आप चाहे बीपीएससी में देखें, आप यूपीएससी में देखें, हर जगह पे आपका लैंड रिफॉर्म से क्वेश्चंस आ रहे हैं। किससे, लैंड रिफॉर्म से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। भारतीय कृषि की प्रमुख समस्या, भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याएं क्या क्या हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, उसको देखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर कुछ टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। हरित क्रांति, कृषि दक्षता क्या होता है, भारत में दूसरी हरित क्रांति क्या आई। फिर योजनाएं कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है, राष्ट्रीय कृषक योजना, और इसमें लेटेस्ट योजनाएं भी जो हैं, जो अभी आपकी लेटेस्ट 2014 से लेके आपकी 2021 तक जितनी योजनाएं हैं वो सारी योजनाएं भी यहाँ पे कवर होंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होंगी। इसके अलावा हम लोग पशुपालन में देखेंगे कि पशुपालन में क्या क्या चीज़ें हुई, कौन कौन सा विकास हुआ डिटेल में। आप चाहे बात करें कुक्कुट पालन की, ठीक है, राष्ट्रीय पशुधन मिशन की, डेयरी विकास की, श्वेत क्रांति, नील क्रांति, कितने प्रकार की क्रांतियां हुई, उन क्रांतियों के बारे में भी हम लोग डिटेल में बात यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग अब दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, किसका, खनिज संसाधन का, मिनरल रिसोर्सेज का। ऑब्वियस सी बात है, इंडिया में अगर मिनरल रिसोर्सेज की बात करें तो पठारी भाग जो है हमारा, प्लेटू वाला जो रीजन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा, ठीक है। तो भारत के खनिजों का वर्गीकरण करेंगे पहले तो हम लोग, ठीक है, कि धात्विक खनिज क्या है, आधात्विक खनिज कौन से हैं, उनको हम लोग देखेंगे। खनिज पेटियां देखेंगे, मतलब कि बेल्ट्स देखेंगे हम लोग, मिनरल बेल्ट्स, कहाँ पे कौन कौन सी बेल्ट्स हैं उनको मैप के माध्यम से समझेंगे। सारी चीज़ें हम लोग मैप के माध्यम से समझने वाले हैं सब, चाहे कृषि हो, सॉइल हो,
वेजिटेशन हो, क्लाइमेट हो, सब में इंडिया का मैप के माध्यम से हम लोग सारी चीज़ समझना लें। कोई भी आपको यहाँ पर डिटेल्ड आप जो सोचेंगे कि रीडिंग कर दिया कि नहीं, सब कुछ मैप के माध्यम से समझा जाएगा, क्योंकि मैप ही के माध्यम से, ठीक है, थ्रू मैप्स ओनली यू कैन अंडरस्टैंड, केवल मैप से ही आप समझ सकते हैं। ठीक है, उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र की पेटियों में कौन कौन से हैं, मध्यवर्ती आपकी पेटी कैसी है, ठीक है, यहां पर पेटियों के बारे में बात करें, अरावली क्षेत्र की पेटी में क्या मिलता है, दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में कौन कौन से आपकी पेटी है, और कौन कौन से खनिज मिलते हैं, प्लस प्रमुख खनिज भारत के कौन से हैं जिसमें भारत के कमांड है, जिसमें भारत एक स्टैंडिंग होल्ड करता है, और कौन से ऐसे खनिज जो भारत लगातार जिसका आयात कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है। ठीक है, अत्यधिक दोहन जो हो रहा है, जो हम लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, एक्स्ट्रा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, उससे उत्पन्न जो समस्याएं हुई हैं उनको भी समझना जरूरी है। ठीक है, खनिज संसाधनों का संरक्षण कैसे करा जाए, जो हमारे मिनरल रिसोर्सेज हैं उनको कैसे बचाया जाए, उनका प्रोटेक्शन कैसे करा जाए, दैट इज अगेन वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और राष्ट्रीय खनिज नीति 2019 की क्या है, प्लस मिनरल से संबंधित जो भी नीति है वो हम लोग यहां पर देखेंगे। अब आता है आपका क्या, ऊर्जा संसाधन। ठीक है, यहां पे एनर्जी रिसोर्स के बारे में हम बात करें, किसके बारे में बेटा, एनर्जी रिसोर्स। हमेशा भारत किसी भी देश में जा रहा है तो बात क्या हो रही है, क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी। ठीक है, आप देख रहे हैं ओएनजीसी भी क्या कर रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगा रहा है। ठीक है, हरित हाइड्रोजन उत्पादन की बात हो रही है, एवरीथिंग इज ऑन ग्रीन एनर्जी। तो ग्रीन एनर्जी से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत क्या है, पारंपरिक ऊर्जा क्या होती है, गैर पारंपरिक ऊर्जा क्या होती है, क्या कोयले का उपयोग सही है भविष्य में, क्या ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास के लिए सही है, आंसर इज नो। पीट कोयला होता है, लिग्नाइट होता है, बिटुमिनस कोयला होता है, एंथ्रेसाइट होता है। आपके कोयले के प्रकार देखेंगे हम लोग, कौन कौन से कोयले के बारे में बात करेंगे तो कोयले के प्रकार भी देख लेंगे। ठीक है, और भारत में अच्छा कोयला मिलता है या विदेशों में, यूरोपियन कंट्रीज में ज़्यादा अच्छा कोयला मिलता है, वो भी देख लेंगे। भारत में कोयले का शैलक्रम है, उसका विकास कैसे हुआ, डेवलपमेंट कैसे हुआ, क्या ये कार्बोनिफेरस पीरियड का कोयला है या किसी और पीरियड का कोयला है, ये इसका विकास कब हुआ, और कोयला कहाँ मिलता है और ऑयल कहाँ मिलता है। याद रखिएगा, सागरीय जल के नीचे अगर कोई भाग दब जाता है, ठीक है, फॉरेस्ट का या वन आपके दब जाते हैं सागरीय अवसादों के नीचे, तो वहां पर ऑयल मिलता है। अब आप बोलेंगे सर असम में कैसे मिल रहा है, बेटा असम कभी ना, असम का जो भाग है, जो मृदा है, मिट्टी है, वो वाला पार्ट कभी सागर के नीचे था, टेथिस सागर के नीचे, वो उठ गया, असम का निर्माण हो गया। लेकिन उसके उठने के साथ साथ जो ऑयल वाली चट्टानें थी जिसमें ऑयल फंसा हुआ था वो भी उठ गई। ठीक है, ऑयल आपको अवसादी चट्टानों में मिलता है बेसिकली। ठीक है, हम लोग बात करेंगे इसके बारे में भी। गोंडवाना युगीन शैलक्रम क्या है, टर्शरी युगीन शैलक्रम क्या है, गोंडवाना शैलक्रम क्या है, गोंडवाना में जो कोयला मिलता है वो कब विकास हुआ उसका, वो रॉक स्ट्रक्चर क्या है, सिस्टम क्या है, और टर्शरी युगीन मतलब टर्शरी एज का रॉक सिस्टम क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। कोयला के उत्पादक प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं इसके बारे में बात करेंगे, जैसे कि दामोदर नदी घाटी, सोन नदी घाटी, महानदी, गोदावरी, इनके बारे में बात करेंगे, जहां पर आपको कोयला अधिकतर मिलता है, जिसमें से दामोदर सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसमें दामोदर सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के बारे में बात करेंगे। भारत में देखेंगे कितनी परिशोधनशालाएं हैं, कितनी ऑयल रिफाइनरीज हैं, क्वेश्चन आ जाता है ना, क्वेश्चन आ जाता है कि ओएनजीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है, ओएनजीसी कहाँ कहाँ पर है, क्या उसका लेटेस्ट डेवलपमेंट है, ये सारे आते हैं। प्राकृतिक गैस क्षेत्र भारत में है, बॉम्बे हाई कहाँ पर है, क्या ये किसी सागर में है, बॉम्बे से दूर है, कितना दूर है, ठीक है, और इसका निर्माण कैसे हुआ। उसके बाद अलग अलग प्राकृतिक गैस हैं। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर क्या, परमाणु ऊर्जा की, न्यूक्लियर एनर्जी, फ्यूचर एनर्जी, जो कि बहुत रिस्की भी हो सकती है, उस पर डेवलपमेंट हो रहा है। भारत में हम लोग देखेंगे कि भारत में प्रमुख यूरेनियम क्षेत्र कहाँ पर है, भारत में यूरेनियम मिलता है, कितनी मात्रा में मिलता है, क्या बहुत अधिक मिलता है, और मिलता है तो कहाँ मिलता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कहीं मिलता है या और कहीं मिलता है, क्या थोरियम भारत में मिलता है, केरल के तट पे, मोनोजाइट सॉइल पे, वो सब हम लोग देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे कि बेरिलियम मिलता है, क्या बेरिलियम मिलता है तो कहाँ पर मिलता है, बेसिकली ग्रेफाइट कहाँ पर मिलता है हमको, लिथियम कहाँ पर मिलता है। तो परमाणु ऊर्जा में हम लोग सारी चीज़ें देख लेंगे। इसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे किसकी, सौर ऊर्जा की, सोलर एनर्जी की, सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी है, कैसे प्रयोग हो रहा है, गुजरात में किस किस्म से, ठीक है, एनटीपीसी दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क बना रहा है, वो भी चीज़ देखेंगे। भूतापीय ऊर्जा के बारे में बात करेंगे, पवन ऊर्जा के बारे में बात करेंगे। ठीक है, साउथ इंडिया में क्यों पवन ऊर्जा ज़्यादा सक्सेसफुल है, तटों पर ज़्यादा सक्सेसफुल है, उसको देखेंगे हम लोग। जियोथर्मल जो भूतापीय ऊर्जा है,
इसका प्लांट लगने जा रहा है, कहाँ पे लगने जा रहा है वो भी देखेंगे। समुद्र तापीय ऊर्जा रूपांतरण, ठीक है, जो आपका ओशन है, ओशन थर्मल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, ज्वारीय ऊर्जा इसमें देखेंगे, टाइडल एनर्जी क्या होती है। एक कॉन्सेप्ट बहुत चल रहा है, दैट इज बायोमास एंड जैव ऊर्जा या जैव ऊर्जा जिसको बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज बायोमास। बायोमास इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एनवायरमेंट से रिलेटेड है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है, इसलिए क्वेश्चन आपका बन जाता है यहां पर, इसको समझेंगे अच्छे से। फिर जल विद्युत ऊर्जा तो हम लोग ऑलरेडी परियोजनाएं देख ही चुके होंगे, परियोजना कर चुके होंगे, तो ये यहां पर कवर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे शैल गैस क्या होती है, शेल होता है, व्हाट इज शेल, ठीक है, शेल कहाँ होता है, उसमें गैस कैसे फंसती है, उसको निकालते कैसे हैं। हाइड्रोजन ऊर्जा के बारे में देखेंगे और हरित हाइड्रोजन ऊर्जा के बारे में यहां पर आपका और बात होगी। फिर आता है आपका उद्योग, इंडस्ट्री। ये ऐसा टॉपिक है, मिनरल, एनर्जी और इंडस्ट्री, जो इकोनॉमी से आपका इकोनॉमिक ज्योग्राफी का पार्ट है। ये जो अभी आपने देखा, ठीक है, जिसमें आपने देखा क्या, इसमें आपने देखा कि एनर्जी हो गया, या तो एनर्जी रिसोर्सेज हो गए, फिर आपका हो गया मिनरल रिसोर्सेज, या आपके उद्योग हो गया। ये सभी इकोनॉमिक ज्योग्राफी का बेसिकली पार्ट है, ठीक है। लेकिन ज्योग्राफी का ही तो पार्ट है। औद्योगिक विकास कैसे हुआ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भारत में कैसे होता है, क्या सिचुएशन थी अंग्रेजों के समय, ठीक है। स्वतंत्रता पूर्व भारत में कैसे औद्योगिक विकास हुआ, स्वतंत्रता के पश्चात कैसे हुआ, आजादी से पहले, आजादी के बाद, बिफोर फ्रीडम एंड आफ्टर फ्रीडम, व्हाट वाज द सिनेरियो, हाउ एक्चुअली इंडस्ट्रीज इवॉल्व्ड, इसको हम लोग यहां पर देखने वाले हैं। इसके साथ साथ हम लोग देखने वाले हैं यहां पर क्या, हम लोग देखने वाले हैं धात्विक उद्योग कौन कौन से हैं, ठीक है, मेटल इंडस्ट्री, वस्त्र उद्योग, टेक्सटाइल, जूट, चीनी, शुगर, इंजीनियरिंग, रेलवे उपकरण, जलयान, वायुयान, इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी जिसमें भारत बहुत आगे है, ठीक है, फुटलूज आपका जो इंडस्ट्री है, उद्योग है, रसायन हो गया, प्लास्टिक हो गया, औषधि निर्माण हो गया, सीमेंट हो गया, चमड़ा हो गया, कांच और अन्य उद्योग हो गए जैसे कि कागज, लाख, दिया सलाई, इनके बारे में हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं। फिर हम लोग तंबाकू उपयोग को भी देखेंगे यहां पर, ये एक इंपॉर्टेंट है जिसपे बोलते हैं क्या, मेडिकल टूरिज्म, इको टूरिज्म, इसके पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे। भारत के औद्योगिक क्षेत्र कौन कौन से हैं, क्या सभी क्षेत्र हैं, और भारत में औद्योगिक क्षेत्र के साथ साथ हम लोग यहां बात करेंगे किसके बारे में, हम लोग यहां बात करेंगे औद्योगिक गलियारों के बारे में, ठीक है। हम लोग देखेंगे औद्योगिक गलियारों में क्या क्या हो रहा है, ठीक है। मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश है, कलकत्ता हुगली औद्योगिक प्रदेश है, बेंगलुरु चेन्नई है, गुजरात है, सब अलग अलग इंडस्ट्री के लिए फेमस है। जैसे आप चेन्नई बेंगलोर का एग्जाम्पल ले लेंगे तो ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है, ठीक है। छोटा नागपुर आप देख लेंगे तो वहां पर कोयला और कोयले से रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्रीज हो सकती हैं, जैसे कि स्टील इंडस्ट्री हो सकती है, वो फेमस है। विशाखापट्टनम, गुंटूर आपका अगेन इंपोर्ट यहाँ से बहुत कुछ होता है, तो अगेन इंपॉर्टेंट है। अगेन दिल्ली, गुरुग्राम, दिल्ली, मेरठ, ठीक है, गुरुग्राम, दिल्ली, मेरठ, ये ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गए, और आपके रसायन इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्रीज, इन सब के लिए फेमस है। कोलम, तिरुवनंतपुरम, अगेन ये भी आपके कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो कि औद्योगिक आपके प्रदेश हैं, इनके देखेंगे कौन कौन सी चीज़ों पे फेमस है। परिवहन के बारे में बात करेंगे, ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करें तो ट्रांसपोर्ट भी अगर आप देखेंगे तो इनका वर्गीकरण हम लोग कर सकते हैं। एक आपका हो गया रेल मार्ग, एक सड़क मार्ग, एक आपका वायुयान और दूसरा जल मार्ग। ये चार तरीके से हमारे परिवहन हो सकते हैं। चारों तरीके के बारे में जो बातें हैं वो सब समझेंगे। यहाँ पर कुछ करंट रिलेटेड आपका भारतमाला, सेतु भारतम, रेलवे जोन, और करंट से रिलेटेड कहाँ पे सबसे लंबी टनल बनी है, ठीक है, करंट से रिलेटेड आपका सबसे लंबा पुल कहाँ पर बन रहा है, रोपवे सबसे लंबा कहाँ पर है, ठीक है, कहाँ कहाँ नए नए एयरपोर्ट्स आपके हुए हैं, कौन सा आपका 13वां बंदरगाह है, इस तरीके की करंट अफेयर रिलेटेड चीज़ें भी आपकी यहाँ पर कवर होंगी जो एग्जाम में आती हैं। और जो बेसिक हैं आपकी सागरमाला परियोजना, सेतु भारतम परियोजना, ठीक है, फिर आपके जितने रेलवे के हेडक्वार्टर्स हो गए, कहाँ कहाँ पे कौन के हेडक्वार्टर्स हैं, ठीक, फिर नेशनल वाटर मार्ग आपके कौन कौन से हो गए, नेशनल हाईवेज कौन से इंपॉर्टेंट है, उन नेशनल हाईवेज पे क्या डेवलपमेंट हो रहा है, पीर पंजाल टनल क्या है, इन सब तरीके से हम लोग चीज़ों को देखेंगे। वायु परिवहन में भी आपके लेटेस्ट डेवलपमेंट हुए हैं, उसको भी हम लोग समझेंगे। फिर आता है आपका जनसंख्या और नगरीकरण, ठीक है। अब ये जो है आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी नहीं बनता है टॉपिक, क्यों, क्योंकि 2011 में हुआ था लास्ट आपका, ठीक है, सेंसस 2011 में हुआ था, 2021 में सेंसस चल रहा है और वो एक्सटेंड होकर 22 में चलेगा, मेरे ख्याल से 23 में रिपोर्ट इसकी आएगी, ठीक है। तो तब तक ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ एक ब्रीफ हम लोग देख लेंगे, एक आइडिया हम लोग ले लेंगे कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि चेंज होने वाला है बहुत जल्दी। फिर प्रजातियों जनजातियों पे लगातार क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर दुनिया भर की जनजाति हैं, भील, गोंड, संथाल, मुंडा, बोडो, थारो, भोटिया, नागा, मीणा, टोडा, ठीक है, इनके अलग अलग कल्चर्स हैं।
जातियों में बात करेंगे तो भारत में जाति हैं नीग्रिटो, प्रोटोस्टोलॉइड, मंगोलॉइड, भूमध्य सागरी, नॉर्डिक, ये कुछ भारत की जातियां हैं। ठीक है, आप कह सकते हैं रेसेस जिनको बोलते हैं। ठीक, तो भारत की प्रजातियां आपकी देखेंगे, रेसेस देखेंगे, और जनजातियां आपकी देखेंगे, शेड्यूल ट्राइब देखेंगे हम लोग। जनजातीय समुदाय हैं, इनके अलग अलग ट्रेंड्स हैं, अलग अलग कस्टम्स हैं, कौन सी ज़्यादा है सबसे बड़ी। अब जैसे आप सेंसस के हिसाब से उठा के देखेंगे तो भील है, ठीक है, लेकिन क्या भील आपकी अभी भी ज़्यादा है या कोई और जनजाति जो है वो आगे निकल चुकी है पॉपुलेशन में, वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसके बाद राज्य और इसके संबंधित जनजातियाँ जो हैं वो भी हम लोग देखेंगे, कौन कौन सी क्षेत्र में, कौन कौन से राज्य में कौन कौन सी जनजातियां मिलती हैं, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है मैच द फॉलोइंग में, तो मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे। भारत की जनजाति के बारे में जो जनगणना है उसके बारे में हम लोग यहां पर बात करेंगे। फिर आता है आपका क्या, आपदा प्रबंधन। ठीक है, नेचुरल आप डिजास्टर मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट आप कहा जाता है। डिजास्टर मैनेजमेंट में हम लोग देखेंगे भारत में आपदाएं कौन कौन सी है। भाई देखो, भूकंप है, भूस्खलन है, ज्वालामुखी है, बाढ़ सुनामी है, सूखा है, चक्रवात है, बादल आपका फटने, बादल फटने की घटना होती है, प्रस्फुटन जिसको बोलते हैं। ठीक है, क्लाउड बर्स्ट जिसको हम बोलते हैं। ठीक, तो ये सारी आपदाएं कहां कहां पर आती हैं, इनके बारे में डिटेल में देख लेंगे कि भूकंप के बारे में बात करें तो सेस्मिक जोन कौन कौन से हैं भारत में। ठीक है, हिमालय वाला रीजन हो गया या आपका भुज वाला रीजन हो गया, डेंजरस जोन है, उनके बारे में बात करेंगे। कौन सा सबसे दृढ़ भाग है, सबसे स्टेबल पार्ट कौन सा है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर लेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ लैंडस्लाइड्स कहाँ होती हैं, ज्वालामुखी भारत में कहाँ निकलते हैं और क्या ज्वालामुखी वाकई में भारत के लिए बहुत रिस्की है, उसको देखेंगे। बाढ़ जिससे बहुत ज़्यादा तबाही होती है, सुनामी जिससे तबाही हो चुकी है। ठीक है, चक्रवात से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। चक्रवात से हम लोग देखते हैं मार्च अप्रैल के महीने में आता है चक्रवात, क्यों आता है चक्रवात इसी समय पे, वो भी हम देखेंगे। चक्रवात के बारे में यहाँ बात करेंगे हम लोग, अगेन क्लाइमेट से संबंधित है, इसको यहीं पर देखेंगे। मानव जनित आपदाएं कौन कौन सी हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि ह्यूमंस इंटरफेरेंसेस की वजह से कौन कौन से डिजास्टर हो रहे हैं वो समझना ज़रूरी है। भारत में बचाव और प्रबंधन के लिए ठीक है क्या हो रहा है, ठीक, और राष्ट्रीय प्रयासों में इसको देखेंगे हम लोग क्या क्या है। फिर एक हम लोग देख लेंगे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में संक्षिप्त परिचय हम लोग देखेंगे। ठीक है, राज्य और हम लोग यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश के बारे में एक संक्षिप्त परिचय ले लेंगे। और यहाँ पर आपका जाके ठीक है, यहाँ पर जाके आपका इंडियन ज्योग्राफी का कोर्स दोस्तों जो है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोग क्या करने वाले हैं, इंडियन ज्योग्राफी को इंजॉय करने वाले हैं। अब अगर हम लोग बात करेंगे तो हम लोग बात करेंगे किसके, विश्व के भूगोल के बारे में बात करेंगे। विश्व के भूगोल में हम लोग सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे भूगोल के विकास क्रम के बारे में, उत्पत्ति के बारे में। पृथ्वी में अगर हम लोग बात करें भूगोल की तो कुछ अलग अलग क्या है, संभावनावाद, निश्चयवाद, ये कुछ आपकी क्या है, थ्योरीज हैं जो कि ज्योग्राफी से रिलेटेड है, इनको दोस्त देखेंगे। और सीधे जंप करेंगे उसके बाद किसमें, ब्रह्मांड में और सौरमंडल में। अब ये आपका जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी का पार्ट। ठीक है, ये किसका पार्ट है, एस्ट्रोनॉमी का पार्ट है, खगोल विज्ञान का पार्ट है। यहां पर इसकी अवधारणाएं देखेंगे, ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, आकाश गंगा क्या है, निहारिका क्या है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर मिल्की वे और नेबुला क्या होते हैं वो देखेंगे। सौरमंडल की संरचना मतलब कि सोलर सिस्टम कैसे बना, कौन कौन से उसमें ग्रह हैं, सूर्य कैसे बनता है, ठीक है, और ग्रह कैसे बनता है, इसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, जब सूर्य के बारे में बात करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है सूर्य की जीवन चक्र के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो वहाँ पर लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। लाइफ साइकिल जब पढ़ेंगे तो हम लोग को पता चलेगा ब्लैक होल क्या होता है, सुपरनोवा की गतिविधि क्या है। ठीक, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। प्राकृतिक उपग्रह कौन कौन से हैं, कैसे डेवलपमेंट होता है। ठीक है, पुच्छल तारा क्या होता है, क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, पुच्छल तारा। ठीक है, हम लोग देखेंगे मिटियोर्स और जो कॉमेट्स होते हैं उनके बारे में बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, और जो हमारे छोटे छोटे एस्टेरॉइड्स होते हैं, क्षुद्र ग्रह, उनके बारे में बात करेंगे। अब फिर बात करेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में। अब पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बहुत सारी थ्योरीज हैं, इन थ्योरीज पे हम लोग पूरा डिटेल से आप देख सकते हैं, आरंभिक विचारधाराएं। ठीक है, सबने अपनी विचारधाराएं दी, इनकी विचारधाराओं को हम लोग समझेंगे। ठीक है, और फिर देखेंगे बिग बैंग थ्योरी जो है वो असली में सही चीज़ कैसे बताता है। ठीक है, फिर हम लोग यहीं पर देखेंगे कि कैसे डिटेल में समझेंगे कैसे पर्वत, पठार, मैदान, ठीक है, इनका विकास होता है। फिर हम लोग धीरे धीरे जियोमॉर्फोलॉजी में बढ़ेंगे, इनका विकास समझेंगे, डिटेल में सब कुछ समझेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे, यहां पर आप देख सकते हैं मरुस्थल। ठीक है, फिर पृथ्वी की सतह का हम लोग देखेंगे, महाद्वीप के बारे में बात करेंगे, जलमंडल का विकास, महासागर का विकास, जैव मंडल के बारे में बात करेंगे।
इस प्रकार से सारी जितनी आप कह सकते हैं जियोमॉर्फोलॉजी की एक्टिविटीज़ हैं, जियोमॉर्फोलॉजी की एक्टिविटीज़ हम लोग यहां पर करेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट आता है अर्थ मूवमेंट, ये इंपॉर्टेंट एक आता है अर्थ मूवमेंट। यहां पर हम लोग देखेंगे कि अर्थ कैसे रोटेट करता है, ठीक है। अर्थ के रोटेशन से जितनी चीज़ें हैं वो देखेंगे, जैसे 21 जून क्या है, 22 दिसंबर क्या है, 21 और 23 मार्च को क्या होता है, सूर्य ग्रहण क्या है, चंद्र ग्रहण क्या है, सुपर मून क्या है, सोलर एक्लिप्स, ठीक है, लूनार एक्लिप्स, सुपर मून क्या है, ब्लू मून क्या है, ब्लड मून क्या है, ज्वार भाटा, टाइड्स, ठीक है, और लो टाइड्स, हाई टाइड्स क्या होती हैं। फिर यहाँ बात करेंगे लैटिट्यूड और आपके देशांतर के बारे में डिटेल में बात होगी, ठीक है। तो क्या होती है अक्षांशीय रेखाएं, देशांतर रेखाएं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है, मानक समय क्या है, उसके बारे में बात होगी। फिर आ जाती है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हम लोग देखेंगे, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें हैं, ठीक, कैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार से विकास हुआ, हमको जानकारी कैसे मिलती है, क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा टॉपिक है आपका भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। बहुत सारी चीज़ें तो मैं यूट्यूब में फ्री में पढ़ा चुका हूँ उस चीज़ में, ठीक है, लेकिन तब भी यहाँ पर और डिटेल में करंट अफेयर से जोड़ेंगे उसको। यहाँ पे जब पढ़ेंगे तो हर चीज़ को करंट अफेयर से मैं जोड़ते चलूँगा, ठीक है। तो वो चीज़ आपको वहाँ नहीं मिलेगी, तो इसलिए ये ना बोलिए कि सर आपने तो ये वहाँ भी पढ़ाया था यहाँ नहीं पढ़ा, यहाँ वहाँ भी पढ़ाया है, यहाँ भी पढ़ाएंगे, वहाँ पर डिजिटल बोर्ड में नहीं पढ़ा था, डिजिटल बोर्ड पढ़ाएंगे, थोड़ा सा और आकर्षित हो गए, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको एक चीज़ और मिलेगी, वो करंट अफेयर से रिलेटेड और लेटेस्ट डेवलपमेंट मिलेंगे। वो 2020 की बनी हुई है और 19 की बनी हुई वीडियोज़ हैं, यहाँ 21 की वीडियोज़ आपको मिलेंगी। महाद्वीपीय और महासागरीय संचलन जो होता है, मूवमेंट्स ऑफ प्लेट्स, इसके बारे में हम लोग डिटेल में यहाँ बात करेंगे, सबके सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे। फिर अगेन यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कैसे ये सारी गतिविधि होती हैं, फोल्ड्स क्या होते हैं, फॉल्ट्स क्या होते हैं, वलन क्या है, भ्रंश क्या है, इनके बारे में संबंधित सारी प्रक्रियाएं यहाँ पर देखेंगे। स्थल आकृति हमारी ज्वालामुखी से कौन कौन सी बनती हैं, हमारी बाह्य कारकों से कौन कौन सी बनती हैं, जिसमें आपकी समुद्र की लहरें, नदियों के कारण, ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर्स, विंड्स, ग्लेशियर्स, सब कुछ आएगा यहाँ पर, सब कुछ यहाँ पर आपका आ जाएगा, ये हम लोग कवर करने वाले हैं। फिर हम लोग यहाँ पर चट्टान के बारे में, रॉक के बारे में बात करेंगे, कितनी प्रकार की चट्टानें होती हैं, कैसे इसका विकास होता है, कौन सी चट्टानों की क्या विशेषता है, उसमें डिटेल में पूरी बात करेंगे। फिर बात करेंगे सॉइल की, सॉइल के बारे में इंडियन ज्योग्राफी में ऑलरेडी बात कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ और थोड़ी ज़्यादा बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम इसका वर्गीकरण जब करेंगे तो विश्व के पर्सपेक्टिव में करेंगे और वर्ल्ड ज्योग्राफी से इसको रिलेट करके करेंगे। कृषि के प्रकार में अगेन हम लोग कृषि भारत में तो करेंगे, लेकिन यहाँ पर विश्व के संबंध में हम लोग कृषि को देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कृषि को हम लोग वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगेन ये सारी चीज़ें हम लोग वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन ज्योग्राफी में करेंगे और यहाँ विश्व के लिहाज से करेंगे। सेम परिवहन, संचार, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से करेंगे। ये क्लाइमेटोलॉजी में हम लोग देखेंगे क्या होता है, सोलर रेडिएशन, हीट बजट और तापमान, इसके बारे में सारी चीज़ें डिटेल में क्लाइमेटोलॉजी आपकी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। क्लाइमेटोलॉजी हम लोग पूरा करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग यहाँ वायुमंडल के बारे में बात करेंगे, वायुमंडल क्या होता है, एटमॉस्फेयर क्या होता है, उसकी कितनी लेयर्स होती हैं, कौन कौन सी प्रक्रिया होती है, वो सब कुछ यहाँ पर कवर होने वाला है, ठीक है। अगेन ये देख लीजिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पवने, विंड्स, क्या क्या है, पूरा डिटेल सिलेबस आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। ये देख लीजिए कि टेलीग्राम में पूरा सिलेबस यहाँ बता रखा है, क्या क्या मैं डिस्कस करने वाला हूँ। वाताग्र, चक्रवात और प्रतिचक्रवात, ये अब मैंने जो है यूट्यूब में भी अभी तक नहीं पढ़ा है, ये यहाँ पर आपको पढ़ाने वाला हूँ मैं। यूट्यूब में बाद में वीडियोस जाएंगी, ऑब्वियसली वहाँ भी बनाऊंगा, लेकिन ये आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है कि क्या होते हैं वाताग्र, फ्रंट्स क्या होते हैं, ठीक है, साइक्लोन्स क्या होते हैं, फ्रंट्स और साइक्लोन्स में डिफरेंस क्या होता है, फ्रंट्स कहाँ पर आते हैं, ठीक है, कितने प्रकार के फ्रंट्स होते हैं, साइक्लोन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, भारत के संबंध में भी यहाँ पर चीज़ें हम लोग थोड़ी सी करेंगे। फिर हम लोग ह्यूमिडिटी और रेनफॉल के बारे में बात करेंगे, किस प्रकार से ह्यूमिडिटी होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, ठीक है, आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होती है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होती है, ह्यूमिडिटी के बारे में बात करेंगे। कंडेंसेशन, बादल कैसे बनते हैं, ओस के बारे में, ड्यू के बारे में, ठीक है, तुषार और पाला जिसको आप बोलते हैं वो क्या होता है, फ्रॉस्ट जिसको बोलते हैं, कोहरा, बादल कैसे बनते हैं, बादलों का वर्गीकरण यहाँ समझेंगे। वर्षण, रेनफॉल, वर्षण के सारे आपके रूप समझेंगे। फुहार क्या होती है, सहिम वर्षा क्या होती है, स्नोफॉल क्या होती है, ओलावृष्टि मतलब कि हेल स्टॉर्म क्या होता है, बादल का फटना, तड़ित झंझट, थंडर स्टॉर्म, बिजली का चमकना, ठीक है, लाइटनिंग, वर्षा, प्रादेशिक वितरण इसका समझेंगे, आर्द्रता की आपूर्ति, सप्लाई ऑफ ह्यूमिडिटी, पवनों की दिशा कैसे चलती है, और महासागरीय जलधाराएं और वायु दाब पेटियां क्या क्या होती हैं, ये हम लोग यहां समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी की सतह पे जल का वितरण समझेंगे, ओशनोग्राफी आ गया, ये पूरी ओशनोग्राफी है। सारे जितने भी आपको इंपॉर्टेंट महासागर हैं, हिंद महासागर, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन, उन तीनों के बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल में बात करने वाले हैं।
इनके टेम्परेचर के बारे में बात करने वाले, ओशन का क्या होता है, टेम्परेचर का महत्व क्या होता है, इसका वितरण कैसे होता है, कहाँ पे कहाँ से कौन सा पैसिफिक ओशन क्यों ज़्यादा ठंडा है, ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर आपकी बात होंगी। जल की लवणता क्या होती है, हम लोग यहाँ पर सैलिनिटी के बारे में बात करेंगे, इसका संगठन, सागरी जल के संगठन के बारे में बात करेंगे कि सागरी जल का संगठन क्या है, कंपोजिशन क्या होता है, इसका महत्व क्या होता है लवणता का, ठीक है, सैलिनिटी का आपका महत्व क्या होता है, लवणता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ठीक, मतलब कि सैलिनिटी को इंपैक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं। यहाँ पर ये भी देखेंगे कि हर जगह पे क्या एक ही प्रकार का आपका लवणता का वितरण है, मतलब कि क्या आप पैसिफिक ओशन में अगर तटीय भागों में देखेंगे तो तटीय भागों में वैसे ही वितरण होगा जितना वितरण आपके समुद्र के मध्य में होगा, कहाँ पे ज़्यादा वितरण होता है, क्यों होता है, क्या अलग अलग महासागरों में अलग अलग वितरण आपको मिलता है, ये सब देखेंगे। महासागरीय जल संचलन देखेंगे, ठीक है, कि कैसे होता है, आपकी महासागरीय जलधाराएं कैसे चलती हैं, वेव्स कैसे चलती हैं, वेव्स और ओशन करंट में फ़र्क क्या होता है ये समझेंगे, ठीक है, जो महासागरीय धाराएं की उत्पत्ति हैं ये क्यों होती हैं, एकमैन स्पाइरल क्या है, कोरियोलिस फोर्स का क्या रोल है, पृथ्वी के रोटेशन का क्या रोल है, ये सारी चीज़ें यहाँ समझ में आएंगी आपको। महासागरीय धाराओं के प्रकार, ठीक है, ठंडी जलधारा, गर्म जलधारा कहाँ पे चल रही हैं, किस महासागर में कौन सी जलधारा चल रही है, उसको भी समझेंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं अब ये सारी जलधाराएं, प्रशांत महासागर की जलधारा, उत्तरी प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर, एल नीनो ला नीना क्या होता है, एल नीनो ला नीना क्या होता है, उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधारा, हिंद महासागर की जलधारा, मानसूनी धारा कौन कौन सी होती हैं, दक्षिण विषुवत रेखीय धारा कौन सी होती हैं, ठीक है, और फिर इस प्रकार की कुछ अलग अलग स्पेशल आपकी जलधाराएं वो देखेंगे। और यहाँ पर देखेंगे हम लोग प्रवाल और प्रवाल भित्ति, ठीक है, कोरल और कोरल रीफ्स के बारे में भी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। जलवायु और जलवायु प्रदेश, क्लाइमेट और क्लाइमेटिक रीजन्स आपका एक और टॉपिक है जो कि इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम लोग देखेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे क्या, जिसमें हम देखेंगे सवाना तुल्य, मरुस्थलीय, ठीक है, स्टेपी, चाइना टाइप, ब्रिटिश टाइप, सारे जितने क्लाइमेटिक टाइप्स होते हैं जो कि अभी तक मैंने नहीं पढ़ा यूट्यूब में, इंपॉर्टेंट है ये। और हम लोग फिर यहाँ पर आ जाएंगे किसमें, विश्व के भूगोल में आ जाएंगे। अब यहाँ पर एशिया देखेंगे, अफ्रीका देखेंगे, एशिया अफ्रीका के बाद हम लोग नॉर्थ अमेरिका देखेंगे, नॉर्थ अमेरिका के बाद हम लोग दक्षिण अमेरिका देखेंगे, दक्षिण अमेरिका के बाद ओशियाना और अंटार्कटिका देखेंगे। फिर हम लोग यहाँ पर कुछ अलग सी चीज़ें हैं, भारतीय विश्व विरासत की सूचियाँ, उसको लेटेस्ट देखेंगे। टोटल 41 टॉपिक्स मैं कवर कराने वाला हूँ। ये 41 टॉपिक्स आप क्या लगता है कितने दिनों में कवर होगा? बड़ा टॉपिक है, ठीक है, इसको कवर कराने में मुझको लगभग 2.5 महीने लग जाते हैं, ठीक है, 2 घंटे की अगर मैं क्लास लेता हूँ तो लगभग 2.5 महीने लग जाते हैं, ठीक। अब दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको ये कोर्स परचेज करना है तो आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। 999 में यह कोर्स है, जिसमें आपको क्या मिलने वाला है, कंप्लीट मेरी ज्योग्राफी मिलने वाली है। ये यूपीएससी स्टैंडर्ड की रहेगी, स्टेट पीसीएस सर्विस में काम आएगी, सीडीएस इंडिया में काम आएगी और अन्य एग्जाम सभी में काम आएगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पर फैक्ट्स आपको सारे मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ इसी 999 में आपको मिलने वाला है एनवायरनमेंट, पूरा एनवायरनमेंट कवर करेंगे, और इसी के साथ साथ आपको मिलने वाला है इकोनॉमी। ये सभी तीनों सब्जेक्ट मैं ही पढ़ाऊंगा। मेरा नाम हिमांशु थापा है, ये तीनों सब्जेक्ट मैं ही पढ़ाऊंगा, तो आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। एक और कोर्स हमारा 999 का चल रहा है, जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ हिस्ट्री, जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ पॉलिटी, और जिसमें मैं पढ़ाऊंगा अगेन एनवायरनमेंट, ठीक है। तो यहाँ आप बोलेंगे सर एनवायरनमेंट यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो बेटा अगर इनको कंबाइन कर दोगे तो एक कोर्स हमारा इनके कंबाइंड कोर्स है, जिसको कॉम्बो कोर्स बोलते हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी और इकोनॉमी 5 सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। ये 1699 का है, ठीक है। कहाँ से परचेज करना है, तो हमारे एग्जाम बडी एप्लीकेशन से परचेज करना है। आपको डिस्क्रिप्शन में हमारी लिंक मिल जाएगी एग्जाम बडी प्ले स्टोर की, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। एप्लीकेशन पे जाके पेमेंट कर देंगे, पेमेंट करने के बाद आप एक बार स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा ताकि आपको लाइव क्लासेस में ऐड कर दें। बाकी वीडियोज़ आपको यहाँ पर कैसे मिलेंगी, ये भी बता देता हूँ। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, यहाँ पर आपको लाइव क्लास मिलेगी, ठीक है। लाइव के बाद यही लाइव क्लास आपकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी, यही लाइव क्लास आपकी क्या हो जाएगी, रिकॉर्डिंग में आपको पड़ जाएगी, यही लाइव क्लास आपको रिकॉर्डिंग में पड़ जाएगी, ठीक है। और इसको आप कितनी बार देख सकते हैं, तो इसको आप 5 बार मिनिमम देख सकते हैं, 5 बार आप मिनिमम देख सकते हैं इसको, ठीक है। रिक्वेस्ट करेंगे कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट ऑफ 400-500 रुपीज़, और आपका ये काफ़ी टाइम ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा, तो आप इसको कई बार देख सकते हैं, गाड़ी चलते सुन सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। इसकी वैलिडिटी क्या रहेगी, ये वैलिडिटी बेटा है 12 मंथ्स की, ये भी वैलिडिटी बढ़ाई जा सकती है, कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट देके वैलिडिटी आप 2 साल की करा सकते हैं, ठीक है, वो भी हो जाएगा आपका।
इसके बाद ये कोर्स कंप्लीट कितने महीने में होगा, तो 6 महीने में आपका ये कोर्स कंप्लीट होगा, 6 मंथ्स में आपका कंप्लीट होगा। लाइव क्लासेस कब चलेंगी, तो लाइव क्लासेस 2 टाइम पे चलेंगी, 8 से 10 चलेगी, एक मॉर्निंग में, और एक आपकी लाइव क्लास जो चलेगी वो चलेगी आपकी 4 से 6 बजे, ठीक है, शाम को। 4 घंटे की आपकी लाइव क्लासेस हैं। उस लाइव क्लास मिस हो जाती है तो रिकॉर्डिंग पड़ी रहेंगी, रिकॉर्डिंग देखते रहो। वैलिडिटी है 12 महीने की, वैलिडिटी है आपकी 12 महीने की। और कोर्स का ड्यूरेशन जो है, कोर्स का ड्यूरेशन, ये ड्यूरेशन आपका कितने महीने का है, 6 महीने का ड्यूरेशन है आपका। ड्यूरेशन कितने महीने का, 6 महीने का ड्यूरेशन है आपका, ठीक है। तो इसमें आपको सारी चीज कवर हो जाएंगी, ठीक है। और कुछ आपको जानकारी चाहिए होगी, ठीक है, तो आप बस 7310055714 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एप्लीकेशन पे समर्थ नहीं है, एप्लीकेशन में डर लग रहा है आपको, तो आप इस नंबर पे भी भेज सकते हैं कि आपको कोर्स खरीदना है। आपको बस लिख देना है जो भी कोर्स लेना है। 1699 वाले में आप यूं लिख देना है, 999 वाले में आपको केवल इतना लिख देना है, ठीक है। और आपको अकाउंट्स की डिटेल भेज दी जाएंगी, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। कॉल ना करिए, कॉल आपकी उठ नहीं सकती क्योंकि ये मेरा पर्सनल नंबर है, इसमें मैं कॉल उठा नहीं पाऊंगा। आपका व्हाट्सएप आप करेंगे, आपको रिप्लाई हो जाएगा, हमारी टेक्निकल टीम से आपकी बात हो जाएगी, आपको नंबर दे दिया जाएगा टेक्निकल टीम का, आप टेक्निकल टीम से बात कर लीजिएगा, ठीक है। ये हो गई हमारी पूरी बात, ठीक है, आज के लेक्चर की। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं टॉपिक के साथ, नए लेक्चर के साथ। थैंक यू।